हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे 7 निश्चय 3 के बारे में। बिहार के सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यह टॉपिक है। आइदर वह बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, साथ ही साथ बीपीएससी के पीटी में तो पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि आप बिहार के क्वेश्चंस लिख रहे हैं और 7 निश्चय का चर्चा ना करें तो ये बड़ी बेईमानी होगी। इवन आप भारत के क्वेश्चंस जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, उनका भी आंसर दे रहे हैं। तो जहाँ पॉसिबल हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, या फिर यूथ के लिए वाट एवर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब लिखा जा सकता है। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी तो धड़ल्ले से कई सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं 7 निश्चय से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जो पहला 7 निश्चय 3 का जो एजेंडा है वह है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। मैं इसे थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ और इनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 7 एजेंडा। पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, यानी इसमें एक तो रोजगार को डबल करने का फोकस किया गया है और दूसरा उनके जो इनकम को भी डबल करने के लिए विशेष फोकस किया गया है। इसके सारे स्टेक होल्डर मैं अभी आगे बताऊंगा, वो गवर्नमेंट का उस संकल्प पत्र ही हैं जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें सारे स्टेक होल्डर को अच्छे से दर्शाया गया है कि उनके रोज़गार को बढ़ाने के लिए और उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले दिनों में लिए जाएंगे। दूसरा, समृद्धि उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। चौथा, उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। पांचवा, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान। यानी यदि 7 निश्चय 3 का जो संकल्प है, जो एजेंडा है, वो एजेंडे को पूरी कर ली जाए तो भारत का जो राज्य बिहार है वह विकसित हो जाएगा, ऐसा यह संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। विकसित बिहार के संकल्प का 7 मजबूत आधार, यही 7 मजबूत पिलर्स हैं। इसी पिलर पे आने वाले 5 साल जो हैं वो सरकार चलेगी और यही सभी डेवलपमेंटल मुद्दे होंगे। ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का लेटर है। लेटर संख्या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो 16/12/2025 को रिलीज हुआ है। 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 तक चलेगा। इसके अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने के संबंध में यह पत्र है और यही पत्र सभी विभाग को शेयर होंगे और विभाग अपने अनुसार जो उनको कर्तव्य दिए गए हैं वो पूरा करेंगे। तो न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दृढ़ संकल्प है। ऑलरेडी क्लियर है। 7 निश्चय 1 जो है 2015 से 20 तक चला। 7 निश्चय 2 2020 से 2025 तक चला और 7 निश्चय 3 जो है 2025 से 30 तक चलेगा। स्पष्ट है आपको? तो 7 निश्चय 1 का टाइमलाइन क्या है, 7 निश्चय 2 का, 7 निश्चय 3 का। अब 7 निश्चय 3 में जो प्रस्तावित कार्य हैं वो कौन कौन है? तो पहला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। अब कैसे रोजगार दुगुना होगा, कैसे आय दुगुनी होगी, तो इस पे सभी हितधारकों यानी सभी स्टेक होल्डर के बारे में बताया गया है। पहला है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना होगा। ठीक है, ये सरकार का एजेंडा है, संकल्प है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया दिया गया था और अभी भी कुछ महिलाएं बचे हैं, उन्हें भी शेष सभी परिवारों को 10,000 रुपया देना है। साथ ही साथ इस योजना के जो लाभुक होंगे उनके रोजगार को और आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। यानी 10,000 नहीं, 10,000 के अलावा भी उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता उनके रोजगार को और आगे बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाई जाएगी। देखिए, हर किसी को पता है कि जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे तब तक आपको बेहतर जॉब नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट, बिहार सरकार जो है वह स्किल यानी उसकी दक्षता को बढ़ाने पे फोकस कर रही है। और वो किस तरह का स्किल होगा? रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, वैसा स्किल, वैसा ट्रेनिंग जो सीधे रोजगार ओरिएंटेड होगा। इसके बाद जाति आधारित जनगणना जो हुआ, जाति आधारित गणना जिसे बोलते हैं, जनगणना बोलना ठीक नहीं, जाति आधारित गणना जो हुआ उसमें 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया है। वो गरीब परिवार को चिन्हित किया गया है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पे रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा, यानी उन्हें फोकस पहले किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित करना। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट बिहार में प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे सब्जी या फिर फल। सब्जी में ही देख लें तो आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर, और फल में ही देखें तो लीची, पाइनएप्पल, इवन मखाना की खेती बिहार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। तो इन सभी उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाज़ार डेवलप किया जाएगा। तो ये एजेंडा था। एक और मैं बता दूं कि 2020 से 25 तक 50 लाख से ज़्यादा नौकरी बिहार सरकार के द्वारा दी गई। नौकरी एवं रोजगार मिलाकर के 5 साल में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दी गई, और आने वाले 5 साल में इसे दुगना करते हुए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक लास्ट और बचा हुआ बता देता हूँ। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया जाएगा। ये आपको मैंने क से लेकर च तक यानी कि 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसके आधार पे बिहार के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय डबल करना है और रोजगार को भी डबल करना है। यानी पिछले 5 साल में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला। इस साल टारगेट है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला फोकस क्या है कि प्रति व्यक्ति आय को डबल करना है। जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसके अंतर्गत 10,000 रुपये जिन परिवारों को नहीं मिला है उन परिवारों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें रोजगार को और आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और बिहार गवर्नमेंट फोकस कर रही है रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, और इस अनुसार उन्हें स्किल्ड बना करके उन्हें रोजगार दिया जाएगा, या खुद स्वरोजगार भी कर सकते हैं। जाति आधारित गणना में 94 लाख परिवार जो हैं चिन्हित किए गए हैं, उन्हें प्राइमरी फोकस कर करके उनको गरीबी रेखा से दूर करना है। इसके बाद जो उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना है, और 2020 से 25 तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है, और इस 5 साल में, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का अवसर पैदा करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसे जरूर एग्जाम में लिखें, नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसमें इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। किसी भी राज्य को यदि रियल में उन्हें डेवलप होना है तो बिना इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नहीं हो सकता है। और बिहार में इंडस्ट्री के नाम पे हर किसी को पता है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो इस बार 7/3 में गवर्नमेंट का मेन फोकस एरिया इंडस्ट्री भी है। राज्य में
उद्योगों में तेज़ी से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें 3 स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। उसमें टारगेट क्या है? पहला है बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना है। दूसरा, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना है, यानी वर्ल्ड लेवल का वर्क प्लेस बिहार को बनाना है, ताकि हैं जो बहुत सारे उद्यमी बिहार की ओर आएँ और बिहार में निवेश करें। बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों, प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत अच्छी बात है। यदि आप बिहार के हैं और बाहर में इंडस्ट्री, अन्य राज्यों में आपका इंडस्ट्री है, तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप भी बिहार में आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। और बिहार के जो प्रतिभाशाली युवाओं हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए आप आइए। और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनका बेनिफिट उनको मिलेगा। साथ ही साथ सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, यानी कोई भी जिला में उद्योग लगाना है तो उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। नए बड़े उद्योग को लगाने के लिए मुफ्त ज़मीन, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा क्वेश्चन। आकर्षक अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बिहार में, तो उन्हें मुफ्त ज़मीन मिलेगी उन्हें, और आकर्षक अनुदान भी मिलेगा उन्हें। राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश सुनिश्चित करना। टारगेट किया गया है कि आने वाले 5 सालों में बिहार में कम से कम 50 लाख रुपए का निजी निवेश करवाना है। नेक्स्ट है, राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं या फिर एनओसी वगैरह लेने में जो हर्डल होते हैं उनको और आसान बनाया जाएगा, ताकि अनावश्यक जो उद्यमी हैं वह परेशान ना हो। और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हेवी इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए और छोटे छोटे इंडस्ट्री जो एमएसएमई है उनको फोकस नहीं किया जाए। तो बिहार गवर्नमेंट है जो एमएसएमई सेक्टर को भी ध्यान रखा है कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक निदेशालय का गठन किया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निदेशालय का गठन किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय। स्थानीय उत्पादों के निर्यात यानी एक्सपोर्ट और बाजार विकास के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थानीय उत्पाद जो हमारा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बिहार में भी कई सारे स्थानीय उत्पाद हैं जो अब भारत के कई राज्यों में, इवन विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे बिहार का मखाना है, जब भी आप हवाई जहाज़ पर जाएं तो आपको ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स के रूप में मखाना मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि बिहार के प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा रहा है और उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है। तो बिहार सरकार भी अपने स्थानीय उत्पादों को निर्यात एवं बाजार विकास के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप सोच लो कि बिहार में लीची सबसे ज़्यादा होता है। अब उस लीची को यदि प्रोसेसिंग करके जूस बना दिया जाए तो वह जूस भारत के कई कोनों में और कई दिनों तक रखा जा सकता है। लीची ऐसे कितने दिन रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे। यदि उन्हें प्रोसेस कर दिया जाए, उन्हें जूस बना दिया जाए तो उसे 6 महीने 8 महीने तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को बिहार गवर्नमेंट द्वारा प्रोत्साहित की जा रही है। इसके लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की गई है। साथ ही साथ बहुत चर्चा में रही थी पुरानी बंद पड़ी चीनी मिल चुनाव के समय, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से चालू करना है और नए चीनी मिल की स्थापना करना है। ये सभी जो संकल्प हैं, इसे समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। नेक्स्ट जो संकल्प है, तीसरा संकल्प है 7 निश्चय का, वह है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि।
हर कोई जानता है कि बिहार का जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अब इस एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को ही हमें प्रमोट करना होगा, तभी हम एक विकसित राज्य के रूप में उभर पाएंगे। तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर पे भी विशेष फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार का कृषि रोड मैप काफ़ी शानदार है। इसका कई अच्छा आउटपुट मिला है। कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है बिहार सरकार को, जिसमें गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को दिया गया है। तो कृषि रोड मैप 2008 में शुरू हुआ था। 2008 से 2012 तक पहला कृषि रोड मैप था। दूसरा जो कृषि रोड मैप चला हुआ 2012 से 2017 तक चला। तीसरा 2017 से 2023 तक चला। और अभी वर्तमान में जो हमारा बिहार है वह चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत काम, जो हमारा चौथा कृषि रोड मैप है वर्ष 2024 से 2029 के लिए काम करेगा और किसान की आय को बढ़ाने के लिए फोकस्ड है। यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारा पहला क्या हो गया, कृषि रोड मैप 4.0, जो वर्ष 2024 से 2029 तक काम करेगा और मेनली फोकस्ड होगा किसान की आय को बढ़ाने के लिए लेकर के। दूसरा है मखाना रोड मैप, बनाकर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मखाना का एग्जाम्पल किस तरह से मखाना है, जो मिथिला का मखाना है यह अब इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उसमें स्नैक्स के रूप में मखाना दिया जा रहा है, रोस्टेड मखाना दिया जा रहा है। तो बिहार सरकार इसकी महत्ता को देखते हुए मखाना के उत्पादन और उसके प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और 7 निश्चय 3 के माध्यम से इसे प्रमोट करेगा। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना है। बिहार सरकार डेयरी और मत्स्य पालन पर भी विशेष फोकस कर रहा है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनका लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है। यानी एक व्यक्ति को काफ़ी कम भूमि है प्राप्त है, तो वो ब्रॉड लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो ब्रॉड लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो उन्हें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना होगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में होता है कि वो कृषि भी करें, यानी साथ ही साथ इसके अलावा जो एलाइड सेक्टर है कृषि का, जैसे डेयरी या फिशिंग, पोल्ट्री, इस पर भी विशेष बल दे। तो गवर्नमेंट भी इस पर विशेष बल दे रही है ताकि बिहार के किसानों की आय डबल हो। नेक्स्ट है प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। कहीं ना कहीं यह बिहार में डेयरी के प्रमोशन के लिए काम किया जा रहा है कि हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ हर एक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जा रही है। हर खेत तक सिंचाई को पानी पहुंचाने का काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। यह ऑलरेडी 7 नीचे 2 में ही चल रहा था, हर खेत को सिंचाई का पानी, तो इसे और भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंटल संकल्प क्या है बिहार सरकार के द्वारा और आने वाले दिनों में 5 साल में क्या होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले तो हमारा कृषि रोड मैप 4 फंक्शनल है। किसान की आय को बढ़ाने के लिए मखाना रोड मैप तैयार किया गया है। मखाना के उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष फोकस किया गया है और हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ हर खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा और इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। अब है चौथा जो संकल्प है, उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। कहीं ना कहीं एजुकेशन है जो डेवलपमेंट का एक जड़ है। यदि आप के पास एजुकेशन है तभी आप डेवलप कहलाएंगे, विकसित कहलाएंगे। तो भारत का जो लिटरेसी रेट है काफ़ी हद तक सुधरा है। आने वाले दिनों में जो जनगणना होगा उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन बिहार जरूर करेगा, यही आशा है। और बिहार सरकार द्वारा लगातार एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो इस बार 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है यह, क्योंकि कई सारी बच्चियां या बच्चे अपने डिग्री पूरा नहीं कर पाते थे, ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर पाते थे, क्योंकि उनके प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। तो इस बार प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन। जो हायर एजुकेशन है उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग का गठन भी किया जाएगा, जो प्राइमरी फोकस करेगा हायर एजुकेशन पे। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जो हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा, और एक नई एजुकेशन सिटी का भी निर्माण करना है। ये बात चल रही थी कि जैसे कोटा एक एजुकेशन सिटी बना हुआ है, देखो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बिहार के ही हैं, यूपी के ही हैं, और पढ़ाने वाले भी बिहार यूपी के ही हैं। तो क्यों ना पटना को इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि वहाँ जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हैं दोनों ही आ जाएं, और इस तरह से एजुकेशन सिटी का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है बिहार सरकार द्वारा। आने वाले दिनों में इसका यदि क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाता है तो पटना या बिहार के कोई ज़िला या कोई शहर एक एजुकेशनल सिटी के रूप में, एक हब के रूप में ज़रूर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 5वां संकल्प है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है। तो बिहार सरकार हेल्थ पर भी प्राइमरी फोकस किया है। प्रत्येक प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य जो रखा गया है, यानी विशिष्ट चिकित्सा केंद्र। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए पीपी मॉडल फॉलो किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉलो किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें निजी क्षेत्र को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ताकि मेडिकल कॉलेजेज एंड हॉस्पिटल का गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ वहाँ पे बेहतर इलाज हो, पढ़ाई हो। प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पताल की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो भी प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र हैं वो भी बिहार में अस्पताल खोलें, उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बिहार के कई सुदूर इलाके जहाँ पे डॉक्टर्स लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो उनके लिए गवर्नमेंट है जो उनके कारण को देखते हुए कि आखिर वो क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उस पर बेहतर से स्टडी किया और जो आउटपुट निकला उसके तहत उन डॉक्टर्स को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था कर करके उन्हें प्रमोट किया जाएगा कि आप दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराइए। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति भी बनाई जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा देखा जाता है कई सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि वहाँ पे डॉक्टर अच्छे से नहीं देखते हैं, और जो टाइम उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए उन्हें पे कर रहा है, फिर भी वो टाइम में जाकर के अपने प्राइवेट या निजी क्लिनिक में जाकर के वो प्रैक्टिस करते हैं। ये गलत बात है, और इसके लिए इसे रोक लगाने के लिए बिहार सरकार एक नीति ला रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि स्वास्थ्य सुधार पे बिहार सरकार क्या कर रही है तो आप लिख सकते हैं कि जो भी सरकारी चिकित्सक हैं उनके निजी प्रैक्टिस में रोक लगाने के लिए नीति लाई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए जो भी चिकित्सक हैं उनको प्रोत्साहन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से बिहार के हेल्थ को और इम्प्रूव किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं कैसे मतलब हेल्थ के सेक्टर में बिहार सरकार क्या कर रही है, तो आपको 4, 5, 7 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा। बस यही पॉइंट यदि आपको कट कॉपी पेस्ट लिख करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है छठा जो हमारा मजबूत संकल्प का आधार है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। शहरी क्षेत्र का विस्तार और नागरिक सुविधाओं का
सुदृढ़ीकरण करना है। यानी बिहार में लगातार अर्बनाइजेशन तो बढ़ ही रही है और यह डाटा आने वाले जनगणना में और अच्छे से स्पष्ट होगा। बिहार में शहरी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाओं को बढ़ाना है। नए नियोजित शहर का विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब बिहार में जो भी शहर अब डेवलप होंगे वो सभी नियोजित तरीके से डेवलप होंगे। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है। सुलभ संपर्कता का विस्तार, एक्सप्रेसवे पे, रोडवे पे बिहार फोकस कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का चरणबद्ध ढंग से 2 लेन चौड़ीकरण करना है। जो ग्रामीण सड़कें हैं जो सिंगल लेन था उन्हें डबल लेन करना है। सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, बिजली और सौर ऊर्जा के केस में बिहार तो ऑलरेडी 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, लेकिन 100% इलेक्ट्रीफाइड रहने के लिए व्हाट एवर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना है वह बिहार सरकार इसके लिए हमेशा प्रयास कर रही है और इच्छुक लोग को प्रमोट कर रही है कि अपने घर पे सोलर पैनल लगाइए और जो डिजिटल स्मार्ट मीटर है उससे जोड़ दीजिए। यदि बिजली आप बनाते हैं तो उससे आप सरकार को बेच दीजिए, सरकार आपको उसके लिए उससे पैसा देगी आपको सरकार उसकी एवज में। तो इससे डबल फोकस हुआ, पहला कि हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात कि आपका छत ऐसे भी खाली था और वहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाया और सोलर पैनल लगा करके आपने बिजली सरकार को बेच दिया, सरकार आपको उसके एवज में रेवेन्यू आपको देती है। पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, बिहार का जो डेवलपमेंट होगा, बिहार एक डेवलप्ड स्टेट तभी बनेगा, उसमें जो मुख्य एजेंडा है मेरे तरफ से या फिर और भी कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कई बार आप संपादकीय में पढ़े होंगे कि बिहार को अधिक डेवलप बनना है तो सबसे पहले प्राइमरी फोकस करे कि अपना जो यूथ है उसके एनर्जी को यूज करे। दूसरा, क्योंकि बिहार एक यूथ स्टेट है और यूथ स्टेट है तो यहाँ पे उस यूथ का मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे बिहार सरकार, इस तरह का नीति बनाए। दूसरा, हमारे यहाँ जो टूरिज्म है वह टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों है, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को हम काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। इवन अभी बिहार में इको टूरिज्म पे काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा जो है बिहार को एग्रीकल्चरल और उसके एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो करना ही करना है, लेकिन उसके एलाइड सेक्टर जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन मैंने आपको बताया। दूसरा डेयरी, तीसरा पोल्ट्री, कुक्कुट पालन, जो एलाइड सेक्टर है उस पर विशेष फोकस करना होगा ताकि कृषि के साथ साथ एलाइड सेक्टर से भी बिहार के किसानों को फ़ायदा हो और उनकी आय कई गुना बढ़े। तो पर्यटन विकास समृद्ध बिहार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। ऑलरेडी है बिहार में, बोधगया इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ भी है और बोधगया में कई सारे देश के धार्मिक आस्था जो रखते हैं वो व्यक्ति श्रद्धालु आते ही हैं। पटना साहिब में कनाडा से सिख धर्म कनाडा में बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग अपनाए हुए हैं, तो वो पटना साहिब आते हैं और तो पटना साहिब को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बिहार सरकार विकसित कर ही रही है। तो इस तरह के कई एक बिहार में पर्यटन स्थल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जा सकती है। इको टूरिज्म, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इको टूरिज्म के लिए VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वाला एरिया, रोहतास वाला एरिया, ये सभी एरिया जो हैं वो इको टूरिज्म के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। बिहार सरकार चाहे तो इसे अच्छे से डेवलप कर दे तो यहाँ पे पर्यटन के माध्यम से काफ़ी रेवेन्यू कलेक्शन होगा और लोगों को, पब्लिक को कई तरह के रोजगार उत्पन्न
होगा और उन्हें यह रोजगार मिलेगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधा का विकास, जैसे सारे सर्किट हैं वहाँ पे होटल की बढ़िया होटल की व्यवस्था कर दीजिए, रिक्रिएशनल साइट बना दीजिए, टैक्सी की व्यवस्था हो। तो इन सभी चीज़ों को कर करके बिहार सरकार कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का भला कर सकती है, उनको रोज़गार भी मिलेगा और बिहार के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है लोगों को, यह मिथ भी टूटेगा। राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ पे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है, बहुत अच्छी बात है। इससे डबल फायदा हो जाएगा। यदि वहाँ पे फिल्म का शूटिंग होता है तो उस एरिया का जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे उनका प्रचार प्रसार उसी फिल्म के माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट है युवा शक्ति खेल की प्रगति। यूथ को कई तरीके से उनके एनर्जी का बिहार सरकार उपभोग करना चाहती है। उन्हें प्रॉपर स्किल दे करके, उन्हें प्रॉपर रोजगार दे करके, उन्हें खेल में उन्हें इन्वॉल्व कर करके, जैसे पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना है। सभी जिलों में खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना है। सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं के लिए विकास एवं पंचायत स्पोर्ट क्लब को बेहतर बनाना है, यानी हर पंचायत पे पंचायत स्पोर्ट्स क्लब होगा। राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना, यानी आप अच्छे करके आओ खेल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आपको सीधे डीएसपी के रूप में, सब इंस्पेक्टर के रूप में, जो भी भाटे हुए, मतलब बिहार सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी दे देती है। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यही बहुत अच्छा बात है कि जो मीत है बिहार के बारे में उसको कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने तोड़ा है। इस बार कई सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं जो बिहार के राजगीर में, पटना में, बेगूसराय में कराए गए, ये काफ़ी अच्छी बात है बिहार राज्य के लिए। अनुश्रवण एवं रखरखाव, जो भी हमारे पूर्व से निर्मित सड़क है उनका अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रखरखाव की व्यवस्था भी करना है। इसके लिए भी बिहार वचनबद्ध है। प्रगति यात्रा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इलेक्शन से जस्ट पहले प्रगति यात्रा जो की गई थी उसमें 430 स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करना है। साथ ही साथ 7/2 के अवशेष कार्यों को भी तेजी से पूरा करना है जो बचा हुआ है। जो हमारा लास्ट है 7 निश्चय का संकल्प 7वां, सबका समान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक, नवाचार, संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है। यह लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के तहत लिया गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी 7 लक्ष्य को बड़े डिटेल से बताया। आप चाहेंगे तो इसे अपने अनुरूप हर एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको इस बिहार सरकार का जो सचिवालय के तहत से प्रस्तावित लेटर के माध्यम से 7 निश्चय 3 को मैंने आपको बताया। यदि आपके मन में अभी भी कुछ डाउट बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप यह पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।